ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा या बड़ा शुभ कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए चंद्रमा की तिथियों को देखना बहुत अधिक जरूरी है। और इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि पंडित जी या बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं वो चंद्र बल के ऊपर बहुत अधिक बल देते हैं कि अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो चंद्र बल अवश्य देखिए। इसका शुभ या अशुभ फल आपके किसी भी कार्य के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि जो भी हिंदू धर्म में ज्योतिष के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं वह सिर्फ जो है चंद्रमा के अकॉर्डिंग, जो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं उसी के अनुसार ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। चंद्र बल होता क्या है, चंद्र बल की आखिर आवश्यकता क्यों होती है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो, अक्सर अगर देखा जाए मुहूर्त निकालना होता है तो मुहूर्त के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है जिसके कारण द्वारा हम ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह सबसे अधिक शुभ है। उसके बाद उन ग्रहों को देखा जाता है, साथ ही साथ आप किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए उन ग्रहों को, अब मान लीजिए किसी का विवाह ही करना है या विवाह से संबंधित कोई बात करना जाना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो कई बार तो ये भी होता है कि कुछ ग्रहों को, पर्टिकुलर कुछ ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को देखना पड़ता है कि वह ग्रह किस अवस्था में चल रहे हैं। अगर वह अस्त होते हैं तब अगर कुंडली के अकॉर्डिंग आपका बेशक शुभ समय चल रहा हो, लेकिन गोचर में अगर वो ग्रह अस्त हैं तब भी आप कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है चंद्र बल जो है, अगर आप कोई छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप देख सकें और अपने आप ये गणना कर सकें। जितने अच्छे और सटीकता से गणना आप करेंगे, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, मुझे नहीं पता है जिस पंडित जी या जिस ज्योतिषी के पास आप जाते हैं वो किस हिसाब से गणना करते हैं, लेकिन ये जो चंद्र बल देखना बताना मैं आज बताने वाली हूँ, इसमें आप चाहे आप कोई छोटी सी यात्रा करना चाहते हो, चाहे आप जो है किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तब इसकी गणना आप स्वयं कर सकते हैं। यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेगी, इंटरव्यू भी आपके लिए शुभ रहेगा, और कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो इस चंद्र बल को हमेशा ध्यान रखिए और फिर आप इस कार्य को करें। जो भी आपको कार्य करना है उसको करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्रदान या प्राप्त होगी ही होगी। तो पहला प्रश्न आता है कि आखिर चंद्र बल जरूरत क्यों होती है, चंद्र बल देखने की आवश्यकता क्या है, और चंद्र बल कैसे देखा जाता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इसमें चंद्र बल देखने की आवश्यकता अवश्य होती है। जिस भी व्यक्ति को जो भी कार्य करना है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कहीं पर किसी से मिलने के लिए जाना है, कोई खास कार्य है, तो सर्वप्रथम आपको ये जानना बहुत अधिक जरूरी होता है कि आपकी जो राशि का जो चंद्रमा है वह इस वक्त कौन सी राशि में विद्यमान है। उसके पश्चात जो भी आपकी राशि का चंद्रमा होता है, और जो चंद्रमा है वो गोचर के अनुसार अन्य राशि में भी अगर वो विचरण कर रहा है तो आपको कुछ गिनती करनी होती है कि आपकी राशि से चंद्रमा पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर यानी 12वें नंबर तक जो है आपको वो कैलकुलेशन करनी होती है। उसके अनुसार ही ये पता किया जा सकता है कि आखिर आपकी कुंडली में जो चंद्र बल है वो कैसा चल रहा है। और ये जो चंद्र बल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कुंडली के अनुसार चंद्र बल जो है, मान लीजिए किसी का चंद्र बल नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, तो इस प्रकार अगर आपका चंद्र बल पड़ता है तब आपको ये पता होना चाहिए कि उनका फल क्या होता है, तभी आप जो है उस प्रकार के कार्यों को करेंगे तो उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम राम है।
अब राम को किसी से मिलने के लिए जाना है तो उस दिन को राम जिस दिन भी जो भी डेट को मिलने के लिए जिसके पास जा रहा है, सबसे पहले राम को अपनी राशि का चंद्रमा देखना है। यानी आपकी जो भी राशि है उस राशि में मेष से लेकर के मीन तक कोई भी आपकी राशि हो सकती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि राम की जो राशि है वह मेष है, ठीक है। अब राम को जो है ये देखना है कि जिस दिन वो मिलने जा रहा है, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 1 अप्रैल को उसको जो है किसी ने बोला है कि आप सो एंड सो डेट को जो है आप किसी से मिलने के लिए अगर आपको जाना चाहिए, तो राम 1 अप्रैल को सोचता है कि चलो मैं जो हूँ उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिससे भी मुझे मिलने जाना है, मैं जो हूँ सॉरी मैंने अप्रैल बोला है, मैं जो हूँ 5 अप्रैल को उस व्यक्ति से मिलने के लिए चला जाता हूँ। तो सबसे पहले अभी राम ने क्या देखा कि राम की जो राशि है वो मेष राशि है, तो राम की राशि में चंद्रमा जो है मेष राशि में है। ये राम की जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि बनती है उसके अनुसार पता चल गया, चंद्रमा जिस भी नंबर पर है 1 से लेकर 12 तक वो आपकी राशियां बन जाती हैं। अब राम की मेष राशि है, राम को जाना है 4 तारीख को, तो उसने पंचांग खोला और पंचांग में जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा जो है उस दिन मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे 4 तारीख को 5 तारीख को जो है चंद्रमा आ गया मिथुन राशि में है। अब इनको कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है उनकी राशि से कितना आता है। तो मेष में अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर हो गया और उसके बाद आ गया वृष 2 नंबर हो गया, मिथुन 3 नंबर हो गया। तो इसके अनुसार यानी मेष राशि के लिए चंद्रमा अगर वो मिथुन में है तो आपका चंद्रमा 3रे नंबर का चंद्रमा आपका हो जाता है। आपकी राशि से आपको कैलकुलेट करना है। किसी का सिंह का चंद्रमा है तो आप गिनेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, तो 5वें नंबर का चंद्रमा सिंह आपकी राशि से सिंह राशि 5वें नंबर पर आती है। तो इस तरह से आपको ये गिनना है। तो सभी को अपनी राशि प्लस जिस दिन आपको जाना है उस दिन जो चंद्रमा है वो आपको गिनना है अपनी राशि से। आपकी राशि अगर ये भी जान लीजिए कि हो सकता है कई बार चंद्रमा उसी राशि पे ही बैठा हो जो आपकी राशि हो। अब जिसकी मान लीजिए राम की अगर राशि मेष है और उस दिन चंद्रमा मेष राशि पे ही है, तब तो और अच्छा शुभ फल उनको प्राप्त होने वाला है। तो इसी प्रकार से आपको मेष से लेकर के मीन तक ये सब कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो आपने अगर ये कैलकुलेशन कर ली तो इससे आपको पता चलता है कि आपके राशि के अनुसार आपका चंद्रमा का बल किस प्रकार का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अगर जब आप चंद्र बल इस प्रकार से देखते हैं तब आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो 1 नंबर पर आता है तब क्या फल मिलेगा, 2 नंबर पर आता है तब क्या फल मिलेगा, उसकी मैं जानकारी आपको यहाँ पे दे रही हूँ। मान लीजिए आपने इस तरह से सारा गिन लिया, किसी का 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा चंद्रमा उसकी राशि से और गोचर के अनुसार जो चंद्रमा जहाँ पर घूम रहा है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको ये देखना है कि जिस दिन चंद्रमा अगर आपने प्लान किया है कि आपको इस दिन जाना चाहिए और अगर वो चंद्रमा आपके चंद्रमा के अकॉर्डिंग यानी आपकी राशि के चंद्रमा के अकॉर्डिंग वो आपके लिए दिन शुभ नहीं बैठ रहा है, कितने भी जरूरी हो कोशिश करिए उस दिन उस कार्य के लिए मत जाइए। अगर चंद्रबल आपकी राशि को नहीं मिल रहा है तो फिर आप अगर उस कार्य के लिए जाते भी हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपका चंद्रबल 1 होता है यानी जिस राशि में अगर आपकी मेष राशि है और चंद्रमा भी मेष राशि पर है, उस दिन अगर आप उस कार्य को करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि वो चंद्रमा बल लक्ष्मी कारक होता है। तो यानी अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी से पैसा लेने जा रहे हैं, इवन यात्रा करने भी जा रहे हैं और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, यानी यहाँ पे आपको शुभता ही मिलने वाली है। उसके बाद अगर नंबर 2 पे चंद्रमा आता है तो ये आपके लिए संतोषप्रद होता है, यानी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको जो है फायदा ही होने वाला है, यानी आप जिस उद्देश्य से गए हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपका चंद्रमा 3रा आ रहा है तो ये आता है धनदायक।
तो धनदायक, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको किसी से पैसा लेने के लिए जाना है तो आपका चंद्रमा जो है अगर तीसरे नंबर पे, जैसे मेष राशि वाले को मैंने कहा था कि उनकी अगर मिथुन राशि पे चंद्रमा आ रहा है और उनको अगर धन लेना हो किसी से, तो वो अगर तीसरा चंद्रमा, यानी जिस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में हो, उनकी राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा तीसरे बैठा हो, तो उनके लिए ये धनदायक होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की वृष राशि है, तो वृष राशि से चंद्रमा अगर मिथुन में है तो वृष राशि के लिए वही चंद्रमा नंबर 2 पे आ जाएगा, मिथुन का चंद्रमा नंबर 2 पर आ जाएगा, लेकिन मेष के लिए मिथुन का चंद्रमा नंबर 3 पर आएगा। तो जो राशि है उस राशि के बाद से आपको कैलकुलेशन शुरू करनी है। तो मीन राशि के लिए अगर हम देखेंगे मिथुन का चंद्रमा, तो यहाँ पे आ गया मीन, मीन के बाद मेष, वृष और फिर नंबर 4 आ गया आपका मिथुन। तो मीन राशि के लिए चंद्रमा जो होगा मिथुन राशि का चंद्रमा मीन के लिए चौथा पड़ेगा। अब आ जाता है नंबर 4। तो चौथा चंद्रमा अगर आपको आता है तो ये अनिष्टदायक होता है। तो यानी अगर आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा आपको जो है परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा और मान सम्मान तक की भी बात आ जाती है। यहाँ पर कला कलेश तक भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तक भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी राशि से चंद्रमा चौथे पड़ रहा है तो आप उस दिन उस कार्य को करने के लिए उस दिन को स्थगित कर दीजिए। उसके बाद आता है 5वां चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 5वां पड़ रहा है तब ये होता है कार्य नाशक। उस दिन भी आप कार्य करने मत जाइए, क्योंकि जो आप कार्य करने जा रहे हैं सफलता तो प्राप्त होने वाली है नहीं, उल्टा जिस उद्देश्य से आप गए हैं उसमें भी आपको नष्टता ही, अशुभता ही प्राप्त होने वाली है और आपका कार्य, आपका उद्देश्य वो विध्वंस हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आ जाता है अगर आपका पड़ता है छठा चंद्रमा। जब छठा चंद्रमा आता है तो ये वाला जो चंद्रमा है शुभ माना गया है, तो ये आता है संपत्ति दायक। यहाँ पर जो है आपके लिए संपत्ति प्राप्त होने की जो है आसार दिखाई देते हैं। आप यदि मान लीजिए धन के उद्देश्य से गए हैं तो सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू देने के लिए अगर आप गए हैं तो आप जो सैलरी की डिमांड करने वाले हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, या कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको सफलता चाहिए होगी तो आप इस दिन का चयन कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। अब आगे मैं बताती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। अब आ जाता है कि अगर आपका चंद्रमा 7वां पड़ रहा है तो जब सप्तम चंद्रमा आता है तो सप्तम चंद्रमा के लिए शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप किसी ऐसे कार्य के लिए गए हैं जिसमें आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा तक की बात हो जाती है तो ये चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ है। तो यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलने वाला है। तो ये चंद्रमा मान सम्मान दायक रहता है, आपके लिए बहुत अधिक शुभ है। यानी आप किसी भी काम के लिए जाएंगे सफलता यहाँ पे अवश्य मिलने वाली है। 8वां चंद्रमा जो होता है वो रहता है दुखदायक। तो यहाँ पर आपको 8वें चंद्रमा पे बिल्कुल भी कोई भी कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है 9वां चंद्रमा। 9वां चंद्रमा जो होता है ये आता है भयदायक। तो आपको ये वाला चंद्रमा पे भी किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपको वो कार्य अवश्य उसी दिन करना होता है। उस दिन के लिए फिर आपको अच्छे से मुहूर्त निकलवाना अवश्य होता है। अगर आप उसके अनुसार मुहूर्त निकालेंगे तो मुहूर्त में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपके राशि के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरा मुहूर्त निकालते हैं तो अगर कुछ बीच में अशुभ भी आ रहा है तब भी वो उस अशुभता का भेद लग जाता है, तब आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको समझने में आसानी होगी इसलिए समझा रही हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका 10वां चंद्रमा। अगर आपकी राशि से आपको चंद्रमा 10वां पड़ रहा है तो यहाँ पर आप जिस भी इच्छा से कार्य करना जाने वाले हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होने वाली है, फिर वो कोई भी कार्य क्यों ना हो।
पर ये उद्देश्य नहीं है कि आप किसी गलत कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत काम करने के लिए जाऊं और चंद्रमा देखूं तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो ये चीज़ों के लिए ज्योतिष जो है इन चीज़ों के लिए मनाही होती है। तो कोशिश कीजिए आप किसी गलत कार्य के लिए किसी चीज़ का उपयोग नहीं कीजिए। लेकिन मनुष्य है, हर चीज़ के लिए जो है अपने उद्देश्य, चाहे वो गलत हो या सही है, उसकी पूर्ति करने के लिए वो बहुत कुछ गलत करने तक भी उतर आता है। उसके बाद आ जाता है 11वां चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा आपकी राशि से 11 है तो ये हो गया लाभदायक, आपके लिए चंद्रमा शुभ बैठने वाला है। उसके बाद आता है आपका चंद्रमा 12वां, अगर आपकी राशि से बैठा है, यानी मेष राशि के लिए चंद्रमा अगर मीन राशि पर बैठा है तो वो 12वां चंद्रमा हो जाएगा। तो 12वां चंद्रमा जो है वह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो वो आता है आपका हानिकारक। तो इस तरह से ये तो आपका हो गया चंद्रमा के अनुसार जो मैंने आपको बताया है। अब आ जाता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का भी इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। तो जो मैंने आपको बताया है, ये एक तो आपको ये देखना होगा कि उस समय कृष्ण पक्ष की तिथियां चल रही हैं या शुक्ल पक्ष की तिथियां चल रही हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अगर आपका चंद्रमा आपकी राशि से चौथे पड़ रहा हो, 8वें पड़ रहा हो और 12वें पड़ रहा हो, तो किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए यह जो चंद्रमा का जो दिन होता है आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसको त्याग देना चाहिए। इस दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आगे बात करना ना जाए। आपकी राशि से चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा त्याज्य बताया गया है। अब आता है कि अगर आपको देखना है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आपकी कुंडली, मतलब जिस दिन आप काम बात करने के लिए जा रहे हैं, चंद्रमा का पक्ष भी देखना है, कृष्ण है या शुक्ल है। तिथियों में हमेशा कहा गया है पूर्णिमा के बाद का जो 5 तिथियां यानी पंचमी तिथि तक जो चंद्रमा होता है वह शुभ माना जाता है। सॉरी, पूर्णिमा, हाँ यस, 5वीं तिथि तक जो है वो शुभ माना जाता है। जब छठी तिथि आती है वो, क्योंकि चंद्रमा उस समय कृष्ण पक्ष का होना शुरू हो जाता है, तो कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि तक चंद्रमा शुभ है। उसके बाद जो है अमावस्या तक जो है चंद्रमा एकदम ही अशुभ हो जाएगा। लेकिन फिर शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि तक जो अमावस्या, जो कृष्ण पक्ष की तिथि के पश्चात जो है शुक्ल पक्ष की जो 5वीं तिथि होगी, तब तक चंद्रमा जो है अशुभ माना जाएगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। अमावस्या के पश्चात 5वीं तिथि तक चंद्रमा वह चाहे शुक्ल पक्ष का क्यों ना हो फिर भी वह अशुभ रहता है। छठी तिथि से चंद्रमा जो है शुभता प्रदान करता है। तो अगर शुक्ल पक्ष का दूसरा चंद्रमा, 5वां चंद्रमा और 9वां चंद्रमा हो, याद रखिए शुक्ल पक्ष का दूसरा चंद्रमा, दूसरा, 5वां और 9वां, ये होना चाहिए शुक्ल पक्ष का। अगर ये चंद्रमा हो तो ये शुभ माना जाता है। और अगर यहाँ पर 11वां चंद्रमा आ जाता है तब तो ये सर्वोत्तम ही माना गया है। 11वां नंबर का चंद्रमा और ये शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। तो इस दिन के अनुसार अगर आप कार्य करने जाएंगे तब आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को जो है, जैसे मैंने कहा है, इनकी चंद्रमा की मजबूतियों को अवश्य देखना चाहिए। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी 5वीं तिथि तक जो है मजबूत रहेगा, आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है फिर शुक्ल पक्ष का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कोई भी आप कार्य करिए, चंद्रमा का चंद्रबल देखिए और अपना कार्य में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए फिर कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।